नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक नाटो और वैश्विक राजनीति पर है, क्योंकि अभी मौजूदा दौर में रूस और यूक्रेन के बीच जो ये युद्ध चल रहा है उसमें नाटो का नाम बार बार सामने आ रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं, यूक्रेन ने भी नाटो में जाने की इच्छा जताई थी, जिसके जवाब में रूस ने उस पर हमला कर दिया। और इसी को देखते हुए स्वीडन और फिनलैंड भी नाटो में जाने की इच्छा जता चुके हैं, जिससे उनका मिलिट्री बेस मजबूत हो सके। तो अब हमें ये देखना होगा कि आखिरकार फ्यूचर में रूस क्या कदम उठाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि नाटो क्या है और इसके इर्द गिर्द वैश्विक राजनीति किस तरीके से घूमती हुई दिखाई दे रही है। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नाटो की। तो इसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये 30 देशों का एक ग्रुप है और इसकी नींव 4 अप्रैल 1949 को रखी गई थी। उस समय इसमें केवल 12 देश ही शामिल थे जिन्होंने इस ट्रीटी पर सिग्नेचर किए थे। दोस्तों, इस ट्रीटी को वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। नाटो का जो मुख्य कार्य है वो है अपने सदस्य देशों को सुरक्षा की गारंटी देना, जिसके लिए सेना का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है। उस समय नाटो का मुख्य मकसद यूरोप में रूस के विस्तार को रोकना था। इसी को देखते हुए सोवियत रूस ने सन 1955 में एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसे वार्सा पैक्ट नाम दिया गया। लेकिन सन 1991 में जब सोवियत यूनियन बिखर रहा था तो इसमें शामिल कई देश नाटो में जाकर शामिल हो गए थे। दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं आखिरकार नाटो काम कैसे करता है। तो इस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अगर नाटो के किसी मेंबर कंट्री पर कोई बाहरी देश हमला करता है तो इसे नाटो पर हमला माना जाएगा, यानी कि उस हमले का जवाब नाटो के सभी देश मिलकर देंगे। यहाँ पर यह भी जानना ज़रूरी है कि नाटो की अपनी कोई सेना नहीं है, बल्कि इसके मेंबर कंट्रीज़ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर अपनी अपनी सेनाओं के ज़रिए इसमें योगदान देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल और उभरता है कि जो देश नाटो के सदस्य नहीं हैं उनका क्या। तो उनके लिए नाटो की कोई भी जवाबदेही नहीं है। और यहाँ पर यह भी जानना ज़रूरी है कि मान लीजिए कोई कंट्री है जिसमें सिविल वॉर छिड़ जाता है, तो उस कंडीशन में भी नाटो की कोई जवाबदेही नहीं होती। नाटो केवल उसी कंडीशन में अपने मेंबर कंट्री की रक्षा करेगा जब कोई बाहरी देश उसके मेंबर कंट्री पर हमला करता है। दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं आखिरकार नाटो की फंडिंग कैसे होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो उसके मेंबर कंट्रीज़ हैं वही इसकी फंडिंग भी करते हैं, और अमेरिका को इस मामले में नाटो का बैकबोन माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फंडिंग वही करता है। नवभारत टाइम्स के मुताबिक 2020 में नाटो का कुल सैन्य खर्च दुनिया के कुल सैन्य खर्च का 57% था। तो ये समझा जा सकता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में कितना बड़ा है। दोस्तों, अगर फिनलैंड और स्वीडन की बात की जाए तो ये दोनों देश अभी तक नाटो के मेंबर नहीं रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान स्वीडन न्यूट्रल रहा था और पिछले 200 साल से भी ज़्यादा समय से ये किसी भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी नहीं रहा है। वहीं अगर हम फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड रूस के साथ करीब करीब 1300 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और ये अभी तक नाटो का मेंबर नहीं रहा है, क्योंकि ये अपने पड़ोसी को किसी भी हाल में नाराज़ नहीं करना चाहता है। दोस्तों, इसके अलावा हम कुछ और जानकारी जान लेते हैं। वो ये कि 1917 में फिनलैंड ने खुद को आज़ाद मुल्क घोषित कर दिया था और उससे पहले फिनलैंड का ज़्यादातर हिस्सा रूस के ही अधीन था और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये रूस के खिलाफ लड़ भी चुका है। दोस्तों, तुर्की किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में रहना चाहता है। इस बार उसकी सुर्खी की वजह उसका नाम है। दरअसल तुर्की ने अपना नाम बदलकर तुर्की रख लिया है, यानी कि अब उसे तुर्की के नाम से ही जाना जाएगा। अभी पिछले दिनों तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत कावुसोगलू ने यूनाइटेड नेशन को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने इस बात की रिक्वेस्ट की थी कि तुर्की का नाम बदलकर तुर्की रख दिया जाए। लेकिन दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी आखिर क्या नौबत आ गई कि तुर्की को अपना नाम चेंज करना पड़ा। दरअसल कैम्ब्रिज डिक्शनरी में तुर्की का मतलब एक ऐसी चीज़ से होता है जो कि पूरी तरीके से फेल हो गई हो। यही एक कारण है जहां तुर्की ने इस बात का फैसला लिया है कि उसका नाम चेंज किया जाए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग जानकारी शेयर कर दूं। वो ये कि तुर्की एक पक्षी का नाम भी है। ये एक ऐसी नॉर्थ अमेरिका चिड़िया है जिसे थैंक्स गिविंग के समय खाया जाता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुर्की मुल्क की। तो ऐसा नहीं है कि ये मांग उसकी बिल्कुल नई है कि तुर्की का नाम बदल दिया जाए। दरअसल टर्की मिनिस्ट्री ने पिछले साल दिसंबर से ही तुर्की की जगह तुर्की का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था यानी कि 1923 में, तब इसने खुद को तुर्की ही बोला था।
दोस्तों अब हम ये जान लेते हैं, क्या स्वीडन और फिनलैंड दोनों नाटो में शामिल हो पाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन के मंजर को देखते हुए इन दोनों देशों ने तो नाटो में शामिल होने के लिए अपना इच्छा जता दी है, लेकिन तुर्की इनका लगातार विरोध कर रहा है। तुर्की का ये कहना है कि तुर्की में जो कुर्द अलगाववादी संगठन है उसको ये दोनों देश अपना समर्थन देते हैं, जिससे तुर्की की आंतरिक कानून व्यवस्था पर काफ़ी असर पड़ रहा है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि कुर्द अलगाववादी संगठन का तुर्की से क्या ताल्लुक़ है, जिसे स्वीडन और फिनलैंड अपना समर्थन दे रहे हैं। तो बात दरअसल ऐसी है कि तुर्की में कुर्द अलगाववादी संगठन पीकेके यानी कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी मौजूद है, और सीरिया में वाईपीजी यानी कि पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स संगठन मौजूद है, जिसे स्वीडन और फिनलैंड अपना समर्थन दे रहे हैं, ऐसा तुर्की का मानना है। तो अब ये जान लेते हैं आखिरकार इसकी वजह क्या है। दोस्तों आप इसे इस तरीके से समझिए कि कुर्द जाग्रोस और टॉरस की पहाड़ी इलाकों में मौजूद एक संगठन है जो कि कुर्दिस्तान नाम का अपना एक अलग देश चाहता है जिसमें इनकी सत्ता हो। ये संगठन चाहता है कि उसे तुर्की, सीरिया, ईरान, इराक और आर्मेनिया से कुछ हिस्सा दिया जाए ताकि कुर्दिस्तान नाम का देश अस्तित्व में आ सके। अगर हम ईरान और इराक की बात करें तो इन दोनों देशों ने इस संगठन को अपने यहाँ पर आधिकारिक मान्यता दे रखी है, और इसके अलावा इसके जो इलाके हैं जिनको ये चाहता है उनको भी अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है, जिनमें ईरान का कुर्दिस्तान और इराक का कुर्द इलाका शामिल है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि फिनलैंड और स्वीडन वाकई में अलगाववादी संगठन पीकेके को अपना समर्थन दे सकते हैं। तो दोस्तों आप इसे इस तरीके से समझिए कि स्वीडन और फिनलैंड में बड़ी संख्या में कुर्द समुदाय के लोग रहते हैं, और स्वीडन में तो कुर्द समुदाय के कई सांसद भी मौजूद हैं। लिहाजा तुर्की दावा करता है कि पीकेके बड़ी संख्या में यूरोप के अंदर रकम जुटाने और लड़ाकों की भर्ती करने का काम कर रहा है। इसलिए फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने के लिए तुर्की इस मुद्दे पर अपना स्पष्टीकरण चाहता है। हालांकि ये बात और है कि तुर्की अभी तक ऐसे कोई सबूत मुहैया नहीं करा पाया है जिससे ये पता चले कि यह अलगाववादी संगठन इन दोनों देशों में से किसी से भी संबंध रखता है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल कराने के लिए अमेरिका समेत बाकी देश क्या रणनीति बनाते हैं। वैसे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि उनके पास स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल कराने के लिए पूरा समर्थन है, और उनकी बातचीत तुर्की के विदेश मंत्री से भी हुई है। अभी पिछले दिनों तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत कावुसोग्लू ने फिनलैंड और स्वीडन के विदेश मंत्रियों से बर्लिन में बातचीत की थी, और उनका ये कहना था कि ये बातचीत काफ़ी मददगार साबित हुई। तो दोस्तों अब हमें ये देखना होगा कि क्या फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल हो पाएंगे या नहीं। दोस्तों अब हम जान लेते हैं स्वीडन और फिनलैंड के रिलेशंस के बारे में। तो फिनलैंड के वेस्ट में गल्फ ऑफ बोथनिया के पार जाकर स्वीडन बसा हुआ है, और 1 जनवरी 1995 को ये दोनों देश एक साथ यूरोपियन यूनियन में भी शामिल हुए थे। इन दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। आप इसे इस तरीके से समझिए कि फिनलैंड करीब 700 सालों तक स्वीडन का ही हिस्सा रहा था, और उस दौर में स्वीडन और रूस के बीच बाल्टिक सागर को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें स्वीडन ये चाहता था कि बाल्टिक सागर का जो बिजनेस रूट है उसे स्वीडन ही कंट्रोल करे, लेकिन रूस ये चाहता था कि वो अपना वेस्ट में दायरा बढ़ाए। इसी क्रम में सन 1808 में रूस और स्वीडन के बीच एक फिनिश वॉर हुआ, जो कि सितंबर 1809 में एक शांति समझौते के तहत खत्म हुआ। ये शांति समझौता फिनलैंड के एक शहर फ्रेडरिक सामन में हुआ था। इसका नतीजा ये हुआ कि स्वीडन के जो 1/3 हिस्से थे वो रूस के कब्ज़े में चले गए, जिसमें फिनलैंड भी शामिल था। बाद में फिनलैंड को रूस ने एक हिस्से के रूप में मान्यता दी जिस पर रूस का ही कब्ज़ा था, और इसके बाद एक वो दिन भी आया जब 1917 में फिनलैंड एक आज़ाद मुल्क घोषित किया गया। उसके बाद से ही फिनलैंड और स्वीडन के जो रिश्ते हैं काफ़ी करीबी बने हुए हैं। दोस्तों इस समय दुनिया भर में घटनाक्रम तेज़ी से बदल रहे हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन के पक्ष में कई देशों का खड़े होना हो, या फिर फिनलैंड और स्वीडन का नाटो में शामिल होने की इच्छा जताना हो। इसके अलावा दुनिया भर में कई तरीके के ग्रुप भी सामने आ रहे हैं जो कि अपनी उपस्थिति लगातार दर्ज करा रहे हैं। अभी पिछले दिनों क्वाड समूह की एक बैठक हुई है जिसमें रूस यूक्रेन का मुद्दा तो छाया ही रहा, साथ ही इन देशों के बीच व्यापार को किस तरीके से आसान बनाया जाए इस पर भी चर्चा हुई। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्वाड है क्या।
दोस्तों क्वाड 4 देशों का एक समूह है जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स को नया मोड़ देने के लिए समय समय पर अपनी मीटिंग करता रहता है। इस ग्रुप में कुल 4 देश शामिल हैं जो हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। अगर इस ग्रुप का मेन मोटो देखें तो ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन में ट्रेड को किस तरीके से आसान बनाया जाए और विश्व बरादरी के सामने चीन को किस तरीके से बैलेंस किया जाए। इस ग्रुप में जो देश मौजूद हैं उनकी अपनी अपनी चिंताएं हैं। अगर हम अमेरिका के लिहाज से देखें तो यूएसए चाहता है कि चीन के कद को लगातार कम किया जाए, यानी कि बढ़ते हुए कद को लगातार कम किया जाए, और इसके अलावा उसका जो ट्रेड है वो साउथ चाइना सी से लेकर ईस्ट चाइना सी तक फैले। इसके अलावा यूएसए इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस भी पाना चाहता है। दोस्तों वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया लगातार इस बात से चिंतित है कि उसकी राजनीति के साथ साथ वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में भी चीन का असर साफ दिखाई देता है, जिसे ऑस्ट्रेलिया कम करना चाहता है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया अब दूसरे देशों के साथ भी क्वाड के बहाने हाथ मिला रहा है ताकि चीन के प्रभाव को लगातार कम किया जा सके। दोस्तों आप इसे इस तरीके से समझिए कि चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के कई सेक्टर्स में चीन की छाप साफ दिखाई देती है। दोस्तों वहीं अगर हम बात करें जापान की तो जापान भी चीन को बैलेंस करना चाहता है। दरअसल जापान का ईस्ट चाइना सी पर मौजूद आइलैंड्स को लेकर चीन के साथ विवाद रहा है, और इसके अलावा दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर की विवादित जगहों पर भी चीन अपनी उपस्थिति लगातार मजबूत करता जा रहा है। और इसके अलावा चीन जापान का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी रहा है। जापान के हर सेक्टर में चीन की छाप लगभग साफ दिखाई देती है। खैर दोस्तों ये बात तो रही इन देशों की। अब हम बात कर लेते हैं भारत की, क्योंकि भारत भी क्वाड में शामिल हो गया है। तो अब ये जान लेते हैं आखिर भारत के लिए इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं। दोस्तों इस समय वैश्विक राजनीति में नए नए बदलाव हो रहे हैं, तो उसका असर भारत पर भी पड़ना लाजमी है। दरअसल क्वाड में शामिल होकर भारत के पास उपलब्धि और चुनौतियां दोनों हैं। हिंद महासागर भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एरिया है। अगर मान लीजिए भविष्य में कभी चीन इस एरिया में आक्रामकता दिखाता है तो भारत के पास ये मौका रहेगा कि वो क्वाड देशों की मदद से इस मामले को सुलझाए, और भारत हिंद महासागर से होने वाले चाइना ट्रेड को भी रोक सकता है। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान और चीन की जोड़ी से निपटने के लिए भी क्वाड काफ़ी अहमियत रखता है। अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें, मान लीजिए किसी देश में कोई संकट आ जाता है तो भारत के पास ये मौका रहेगा कि वो इस रूट के ज़रिए मानवीय सहायता भेजे। इस तरीके से भारत पूरी दुनिया में अपना कद और ऊंचा बढ़ा सकता है। खैर दोस्तों ये बात तो रही भारत की उपलब्धि की। अब हम बात कर लेते हैं कि क्वाड में शामिल होने के बाद भारत के पास क्या क्या चुनौतियां आई हैं। दोस्तों इस समय भारत की सबसे बड़ी चुनौती अपने पुराने दोस्त रूस को साधना है। वैसे भारत इस पर अभी तक बिल्कुल खरा उतरा है। इसके अलावा अगर क्वाड की स्ट्रक्चर को देखा जाए तो पता चलता है कि इस ग्रुप का अभी तक कोई विज़न है ही नहीं। तो जाहिर है कि जो इसके सभी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको मिलकर इसके विज़न पर सहमति बनानी चाहिए, और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की सभी बातें केवल एक स्लोगन तक सीमित ना रहें, बल्कि इस पर एक ठोस रणनीति भी बनती हुई दिखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।